नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। और आज है उसमें लेक्चर नंबर 3। कौन सा लेक्चर है हमारा? लेक्चर 3, चैप्टर 2 का लेक्चर 3 है। मतलब लेक्चर 1 और 2 हमने कवर कर लिया है, बहुत कुछ जान भी लिया है, बेसिक चीज, छोटी छोटी बातें हमने जान ली है। आज लेक्चर 3 में गुरुजी आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो? आज लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की उपयोगिता विश्लेषण की बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि उपयोगिता क्या होती है, आज उसका विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको। फिर उसमें हम पढ़ेंगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और गणनावाचक में भी आज हम बात करेंगे कुल उपयोगिता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, इस धमाकेदार लेक्चर को, और आ जाइए टॉपिक पे। उपयोगिता विश्लेषण। तो भैया लास्ट लेक्चर में हमने ये बात देख ली, उपयोगिता का मतलब होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब कि वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है, वो हमारे लिए कितनी इस्तेमाल करने योग्य है। जैसे मैं कहूं कि आज हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान बड़ा ही उपयोगी है, मतलब उसको वो चीजें चाहिए ही चाहिए। जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी, जिस चीज की ज्यादा इच्छा होगी, उसकी उतनी ही उपयोगिता होगी। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब बारात में जो लोग जाते हैं जिनको शराब का बड़ा नशा होता है, वो ऑटोमेटिकली दुकान ढूंढ लेते हैं, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती कि हाँ भैया दुकान वहां पर है। उनकी इच्छा इतनी तेज है कि वो उधर पहुंच ही जाएंगे। तो उस चीज की उपयोगिता क्या है? ज्यादा है, उस चीज की यूटिलिटी ज्यादा है, जिस चीज की आपकी इच्छा ज्यादा होगी या जिस चीज की आपको आवश्यकता, जरूरत ज्यादा होगी। इसी उपयोगिता को हमने यूटिलिटी कहा। अब आज इसी यूटिलिटी का हमें क्या करना है? विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि उपयोगिता किस प्रकार से मापी जा सकती है, कैसे माप सकते हैं, कैसे इसको एक सही रूप दिया जा सकता है, क्या ये उपयोगिता जो है वास्तविक का जो हमारा जीवन है, रियल लाइफ है, उसमें भी लागू होती है या नहीं होती है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इस उपयोगिता के ऊपर क्या बोला है, और इस उपयोगिता में हम दो बड़ी उपयोगिताओं की बात करेंगे। एक होती है बेटा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, और दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता, MU या मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पर एक बात का विशेष ध्यान अब से आप लोगों को रखना है कि जब भी आप लोगों को शब्द लिखाया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए टोटल यूटिलिटी लिखाया गया है, तो आपको इंग्लिश में लिखना है टोटल यूटिलिटी ब्रैकेट में TU, क्योंकि वहां पर एग्जाम में जब आप लिखोगे तो कुल यू कु उ नहीं लिख दोगे, कुल उपयोगिता का कु डॉट उ नहीं लिखोगे, वहां TU ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बेसिक जो थोड़ी ओवरऑल इंग्लिश है वो भी आपको साथ साथ लिखते हुए चलनी है। तो चलिए उपयोगिता विश्लेषण करते हैं। इस उपयोगिता विश्लेषण को हम देखें तो हम दो तरीकों से करा जाता है। एक होता है बच्चों गणनावाचक। क्या कहा जाता है? गणनावाचक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, कार्डिनल यूटिलिटी। और दूसरी तरफ आती है बच्चों क्रमवाचक, जिसको कहा जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब देखिए, अब पहले आप इन्हीं को समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब जब हम उपयोगिता का विश्लेषण कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हम दो प्रकार से करेंगे, पहला गणनावाचक और दूसरा क्रमवाचक। गणनावाचक में आपको नाम से बिल्कुल साफ हो रहा होगा, हिंदी के शब्दों की मुझे सबसे प्यारी बात ये लगती है कि वो शब्द आपको काफी कुछ क्लियर कर देते हैं। काफी बार इंग्लिश के शब्द समझ में नहीं आते कि उनका मीनिंग क्या होगा, पर यहाँ पर अगर हम शब्द को बड़े विस्तार से देखें हिंदी में तो हमें काफी कुछ चीजें समझ में आ जाती है। गणना का मतलब होता है बच्चों काउंटिंग। क्या होती है? काउंटिंग, गणना करना। जनगणना होती है, जन मतलब जनता, तो जनता की गिनती करना, कितनी जनता भारत में रह रही है, कितनी जनता इस राज्य में रह रही है, कितनी जनता इस शहर में रह रही है, तो जन की गणना करना। ठीक है, तो यहाँ पे गणना करना। तो यहाँ पे जो उपयोगिता विश्लेषण में हम जब गणनावाचक की बात करते हैं तो यहां पर हम उपयोगिता का काउंट करके पता लगाते हैं, गणना करके पता लगाते हैं कि हाँ साहब मुझे इतनी उपयोगिता या ये मेरे लिए इतनी यूटिलिटी मुझे मिल चुकी है। तो गणनावाचक में कैसे पता लगाया जाएगा? काउंट करके पता लगाया जाएगा। गणना से गणनावाचक बनता है। दूसरी तरफ आता है क्रमवाचक। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही कि भैया जो उपयोगिता है ना, उसको गणना करना, उसको काउंट करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मापना कठिन है, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये जो गणनावाचक का जितने भी अर्थशास्त्रियों ने बोला ये सही नहीं है। तो बोला सही क्या बता दो, तो बोला हम बताएंगे सही क्या है। बोले सही में गणनावाचक नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब क्या है कि व्यक्ति ऑर्डर देगा, व्यक्ति एक क्रम में सेट करेगा। जैसे मान लो कि भैया उसके लिए 5 चीजें जरूरी हैं, अब वो 5 चीजों को ऑर्डर देके करेगा। भैया सबसे पहले
खाने पीने का सामान खरीदना है, उसके बाद घर का किराया देना है, उसके बाद बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा देना है। इस प्रकार से वो क्रम देगा कि हाँ भैया मुझे पहले ये फिर ये फिर ये, और इसी के हिसाब से मुझे संतुष्टि मिलेगी। जैसे मान लो हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बंडलों की बात करी थी। बंडल क्या था, जैसे मान लो कि मैं 50 रुपए के केले खरीदता हूं और 40 रुपए के मैं आम खरीद लेता हूं, तो ये मेरा एक बंडल हो गया। एक बंडल ये भी हो सकता है कि 40 का ये 50 का ये, एक बंडल ये भी हो सकता है दोनों 45-45 के खरीद लूं, एक बंडल ये भी हो सकता है कि मैं ये 30 का ये 60 का खरीद लूं। तो बहुत सारे बंडल बन सकते हैं। तो अब इन बंडलों में मैं क्रम दूंगा कि भैया सबसे ज्यादा जो संतुष्टि मुझे मिल रही है इस वाले बंडल से मिल रही है, फिर इस वाले बंडल से मिल रही है, फिर इस वाले बंडल से मिल रही है और फिर इस वाले बंडल से मिल रही है। तो यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ संतुष्टि को क्रम दे रहे कि भाई सबसे जो बेहतर है ये वाला है। मतलब आप एक प्रकार से, जैसे आप दुकानों पे गए, आप 3-4 दुकानों पे आपने देखा, अब 3-4 दुकानों के बाद आप एक क्रम दे सकते हो। वो वाली दुकान थी ना, उसके पास सबसे बढ़िया सामान था, सबसे पहला वो, उसके बाद ये वाली जो दुकान थी इसका सामान बहुत बढ़िया था। आप यहाँ पर काउंटिंग नहीं कर रहे हो, आप क्रम सेट कर रहे हो कि सबसे बढ़िया वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो और उसके बाद ये। तो ये क्रमवाचक आ जाता है। दो उपयोगिता विश्लेषण है, एक गणनावाचक जहां पर हम जो उपयोगिता है उसको गणना करके बताते हैं, काउंटिंग करके बताते हैं। जैसे कि मैंने 10 चपाती खाई तो मेरी उपयोगिता कितनी हो गई, 10 चपाती हो गई। मैंने 1 चपाती खाई तो मेरी उपयोगिता कितनी हो गई, 1 चपाती की हो गई। तो यहाँ पे गणना काउंटिंग करके, मुझे 2 शर्ट की जरूरत थी, मैंने 2 शर्ट खरीदी, मेरी 2 शर्ट क्या हो गई, उपयोगिता हो गई। यहाँ पर हम गणना करके पता लगा रहे हैं, पर यहाँ पे गणना करके नहीं पता लगाया जाएगा, यहाँ पे क्रम दे करके कि उस दुकान पर से जो शर्ट ली वो ज्यादा बेहतर है और इस वाले से ली वो थोड़ी इसकी तुलना में कम बेहतर है। हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम हमारी संतुष्टि को बता रहे हैं कि इस ऑर्डर में सही चलेगी, बाकी नहीं। अब इसी गणनावाचक को आगे बांटते हैं। इसके 2 भाग होंगे। पहला होगा कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को इंग्लिश में कहा जाएगा टोटल यूटिलिटी। क्या कहा जाएगा, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और शॉर्ट में ब्रैकेट में इसको TU लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, TU, टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। दूसरी तरफ होती है बच्चों सीमांत उपयोगिता, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको U लिखा जाएगा MU। क्या लिखा जाएगा, MU। अब देखो, अब ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है वो तो जानेंगे ही, परंतु इसमें और भी बहुत सी बातें हैं। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, हमें वो भी जानना है। तो यहां पर सवाल अकेला कुल उपयोगिता पर भी आ सकता है, सीमांत उपयोगिता पर भी आ सकता है, दोनों के संबंध पर भी आ सकता है, और यहां तक कि इन दोनों में न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि भैया आपको सीमांत उपयोगिता दे दी, आप कुल उपयोगिता निकाल करके बताओ, या कुल उपयोगिता दे दी है, सीमांत उपयोगिता निकाल करके बताओ। तो ये एक बहुत, मतलब ये वाला चैप्टर और इन वाले चैप्टर में हर टॉपिक एक बड़ा आपको अवसर देगा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आने का। इसलिए आपको एक एक चीज को बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से समझना है। तो मैंने ये सोचा कि आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल एंटर करवा दूं, इसलिए एक एक टॉपिक को ही कवर करेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो कुल उपयोगिता की करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा आज के लेक्चर में कुल उपयोगिता, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं सीमांत उपयोगिता और उसके अलावा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप भी आपको समझा दूंगा। पर आज एक बार बेसिक जान लेते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखो बच्चों, कुल उपयोगिता तो यह है कि टोटल जितना मैंने उसको यूज करा वो मेरी कुल उपयोगिता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10 चपाती खाई तो ये मेरी क्या हो गई, कुल उपयोगिता हो गई। मैंने 5 शर्ट खरीदी, ये मेरी क्या हो गई, कुल उपयोगिता हो गई। परंतु जैसे मान लीजिए कि भैया मैंने 1 चपाती खाई, उसके बाद 1 और मंगवाई, तो ये एक एक ऐड होती जा रही है ना, ये मेरी क्या है, सीमांत उपयोगिता है। ये जो एक एक ऐड होती जा रही है वो मेरी सीमांत उपयोगिता है। और ये सारी सीमांत उपयोगिताओं को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरी कुल उपयोगिता आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ता जाऊंगा, मेरी कुल उपयोगिता आती जाएगी। अब इनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत कुछ इन दोनों के बारे में हमें लोगों को पढ़ना है। तो हम कुल उपयोगिता से शुरू करेंगे। गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल, पिगू आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। अभी जो गणनावाचक विश्लेषण है, अभी हमने क्या देखा कि उपयोगिता के विश्लेषण एनालिसिस के लिए 2 प्रकार के तरीके हम अपनाएंगे। एक गणनावाचक विश्लेषण या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है, कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है, और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण या क्रम
ऑर्डिनल जो अप्रोच है वो, उसको याद करने का देखिए आसान तरीका वैसे हिंदी में तो है ही कि गणना वैसे, और सी फॉर कार्डिनल और सी फॉर काउंटिंग, इंग्लिश में भी अगर कोई देख रहा हो तो उसके लिए। और क्रमवाचक में ऑर्डर, ऑर्डिनल तो ऑर्डर दिया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार में ऑर्डर में सेट करा जाएगा। ओके, तो अभी जो गणनावाचक विश्लेषण है ना, इसका प्रतिपादन या इसको जो फाउंड करा, ठीक है, गणनावाचक विश्लेषण पे उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है, तो जो गणनावाचक में जिन लोगों ने बताया उसमें मार्शल का नाम है, पिगू का नाम है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री है। ये कौन है? पिगू हैं। और ये जो तस्वीर दिखाई है वो काउंटिंग को लेकर के दिखाई, 1 2 3 4 ठीक है ना, इस प्रकार से। इसके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, इसकी गणना की जा सकती है। तो ये जितने भी जो अर्थशास्त्री है, मार्शल, पिगू, या जो गणनावाचक विश्लेषण के समर्थक वाले अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता क्या है? मापनीय है, ठीक है, उसको मेजर करा जा सकता है। मेजर करा जा सकता है कि उस चीज की मुझे कितनी आवश्यकता है, उस चीज वो मेरे लिए चीज कितनी उपयोगी है। और जिस चीज को मापा जा सकता है तो उसको गणना भी की जा सकती है, जिसको काउंट भी किया जा सकता है, ऐसा इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहना है। वास्तविक रूप में उपयोगिता को भौतिक रूप से मापना थोड़ा सा कठिन होता है। और रियलिटी अगर हम लोग देखें ना, अब अर्थशास्त्रियों ने तो कह दिया कि हाँ भैया माप सकते हैं, तो इसलिए गणना में आ जाइए। और देखिए, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी विचार हो, या कोई भी जब एक प्रकार से एक प्रिंसिपल निकल करके आता है, एक इक्वेशन निकल करके आती है, तो बेटा वो बड़े सुधारों के साथ होकर के निकल करके आती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये बात कह दी तो वो सर्व सत्य है। मेरी बात में कोई व्यक्ति थोड़ा सा और सुधार करेगा, और सुधार करेगा, 100 साल 20 साल 50 साल 150 साल के बाद एक एग्जैक्टली सही फॉर्मेट उस बात का निकल करके आएगा कि हाँ भैया ये बात जो है ये एग्जैक्ट है। तो अब मार्शल, पिगू जैसे अर्थशास्त्रियों ने कह दिया कि हाँ ये काउंटेबल है, मापनीय है, और उन्होंने गणनावाचक के हिसाब से दिखा भी दिया। परंतु जैसे जैसे आगे समय बढ़ा तो ये अर्थशास्त्रियों को महसूस हुआ कि नहीं, गणना नहीं कर सकते, मापना थोड़ा सा कठिन है। वास्तविक रूप में अगर ओरिजिनल रूप में हम रियलिटी में बात करें तो थोड़ा सा भौतिक रूप से इसको मापना, फिजिकली इसको मापना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, हम ऐसे ही नहीं माप सकते। अब देखिए, उपयोगिता और संतुष्टि, ये दोनों शब्द अपन ने पढ़े हैं। उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि संतुष्टि अमापनीय है, आप संतुष्टि को माप नहीं सकते, ठीक है। और संतुष्टि क्या है कि हाँ भाई मैंने किसी सामान का उपयोग करा और मैं सेटिस्फाइड हो गया। जैसे आज आप मुझसे पढ़ करके सेटिस्फाइड हैं कि हाँ नहीं सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सर के साथ पढ़ते रहे तो 100% 12th में हमारे 100/100 इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। अब उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर देखा था, और लास्ट में जाते जाते अपन ने ये बात कही थी कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता और संतुष्टि दोनों को पर्यायवाची माना जाता है, दोनों को एक जगह इस्तेमाल करा जा सकता है। तो जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि संतुष्टि अमापनीय है और संतुष्टि उपयोगिता दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब हम माप नहीं सकते। आज आप मुझसे कितना सेटिस्फाइड हो, कितने संतुष्ट हो, ये मैं माप करके थोड़ी बता सकता हूं। ये तो आप फील करते हो कि हाँ सर से पढ़ करके मजा आ जाता है, ये आप फील कर सकते हो। तो यही बात इन अर्थशास्त्रियों ने बोला कि वास्तविक रूप में हमारा थोड़ा सा उपयोगिता को मापना कठिन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है तो कुछ नया तरीका होना चाहिए। इसी उद्देश्य से गणनावाचक विश्लेषण पर सुधार हेतु इसके वैकल्पिक विश्लेषण के रूप में प्रोफेसर जे.आर. हिक्स, प्रोफेसर R.G.D. एलन ने क्रमवाचक विश्लेषण को प्रतिपादन किया। क्रम अधिमान पर आधारित तटस्थता वक्र की सहायता से इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। तो अब जब ये बात इन लोगों ने महसूस करी, अन्य अर्थशास्त्रियों ने कि नहीं साहब गणनावाचक से तो पॉसिबल है नहीं माप सकते, तो फिर जो आगे के अर्थशास्त्री है उन्होंने कुछ वैकल्पिक विश्लेषण, कुछ उसके अलावा गणनावाचक के अलावा ऑप्शनल कोई दूसरा विश्लेषण है वो निकालने की कोशिश करी। और वो जब निकाली तो जे.आर. हिक्स, ये जे.आर. हिक्स है, ठीक है, और R.G.D. एलन, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रमवाचक विश्लेषण का दिया, ऑर्डिनल अप्रोच का सिद्धांत दिया कि हम क्या है, क्रमवाचक, हम कभी भी संतुष्टि को माप नहीं सकते, हम सिर्फ एक ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो, और मान लो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग भी जाते हैं। आज आपके पास इकोनॉमिक्स के ही 3 टीचर हो गए। अब आप हाँ तीनों से हो सकते हो कि आप संतुष्ट हो, पर आप फिर क्या देखो, सबसे बढ़िया तो है ना ये वाला जो टीचर है ना, ये वाला टीचर सबसे बढ़िया, इनका पढ़ाया हुआ मतलब बिल्कुल ये से मान लो ना तो यहां जाता है ना यहां जाता, सीधा यहीं जाता है, 1 नंबर टीचर। उनके बाद है ना दूसरे नंबर पे ये वाले टीचर, इनका ठीक है, कभी कभार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि दिमाग से ऊपर चली जाती हैं। और ये तीसरे नंबर पे ये वाले टीचर हैं, पढ़ाते अच्छा है पर कभी कभार मजा नहीं आता यार, पता नहीं क्यों, चाहे मेरी तरफ से उनकी तरफ से, पर आता नहीं है। तो अब आप क्या संतुष्ट ऑलमोस्ट तीनों से ही हो, पर आपने तीनों को ऑर्डर देके बता दिया कि हाँ भैया सबसे पहले ये फिर ये फिर ये। तो यही क्रमवाचक विश्लेषण है।
अब आप वहां पे गणना थोड़ी करोगे कि मनीष सर बेहतर, कोचिंग वाला टीचर बेहतर, स्कूल वाला टीचर, तीन है, क्या गणना करके क्या उपयोगिता आपने बताया। पर आप क्रम दे करके, आप ऑर्डर दे करके ये बता सकते हो सबसे बढ़िया ये वाले टीचर, उसके बाद ये, फिर ये। अगर मुझे बिल्कुल पर्सनली अगर पढ़ने का सबसे पहले टाइम मिलेगा तो मैं इन्हीं से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं। तो आप क्रम दे सकते हो। तो ये क्रमवाचक विश्लेषण जो है, ये प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन जैसे इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्रियों, इन्होंने इसका प्रतिपादित किया है, इसको फाउंडेड किया है। क्रम या आदिमान, आदिमान और तटस्थता वक्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इंडिफरेंस कर्व। क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस कर्व। इस इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आदिमान वक्र या तटस्थता वक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तटस्थता वक्र, आदिमान वक्र की सहायता से इन्होंने क्रमवाचक को बताया कि क्रमवाचक जो है वो ज्यादा बेहतर है गणनावाचक की तुलना में। ये प्रोफेसर जे.आर. हिक्स है। अब देखो, मैंने अपने आपको जो नाम बताए हैं, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स हो गए, एलन हो गए, पीगू हो गया, मार्शल हो गया, ये आपको याद नहीं करने हैं, ये याद नहीं करने। मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा क्या है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं, पर वो कड़ी से कड़ी इसलिए जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बेसिक जो बात है ना वो क्लियर हो जाए कि गणनावाचक पहले आया, उसके बाद उसमें क्या कमियां थी, उसके कारण क्रमवाचक आया। आप इन अर्थशास्त्रों के नाम याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मतलब यूजफुल हो जाएगा। बताता है, सामने वाले को लगेगा बहुत टैलेंट है, पर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस चीजों को समझते हुए चलिएगा। अब जब हमने बात करी गणनावाचक और क्रमवाचक, तो पहले अभी हमने देखा कि उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण में हमने देखा गणनावाचक और क्रमवाचक। पहले गणनावाचक आई, फिर उसमें कमी निकाल करके क्रमवाचक आया। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की चर्चा करेंगे। फिर गणनावाचक में भी हम किसकी बात करेंगे, कुल उपयोगिता की बात करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट जो बनवाता हूं बच्चों में, आपको फ्लो चार्ट को बड़े अच्छे से समझ लिया करो। हम उपयोगिता विश्लेषण पढ़ रहे हैं, उपयोगिता विश्लेषण में हम आज जो बात कर रहे हैं गणनावाचक की कर रहे हैं, गणनावाचक में भी हम आज सिर्फ कुल उपयोगिता की बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सीमांत उपयोगिता, इन दोनों के बीच के संबंध की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्रमवाचक की, जहां पर मैं आपको अंदिमान वक्र या तटस्थता जो वक्र है वो बनवाया करूंगा। ओके, लिंक समझते हुए चलिएगा। चलिए, तो अब आ जाइए गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसको कहा जाता है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की परिभाषा बताओ, तो ये वाली लिख देना कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि जो उपयोगिता का स्तर है, ठीक है, कि हमारे लिए वो वस्तु कितनी उपयोगी है, कितनी नहीं है, वो मेरे लिए कितनी यूजफुल है, कितनी नहीं है, इसको मैं संख्याओं में व्यक्त कर सकता हूं। संख्या में व्यक्त कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से 20, इस प्रकार से संख्याओं में व्यक्त कर सकता हूं। मतलब मैं दिन की 5 चपाती खा लूं तो बस मुझे संतुष्टि मिल जाती। तो मैंने संख्या में व्यक्त कर दिया है कि हाँ, ये 5 चपाती मेरे लिए बड़ी उपयोगी है, 5 चपाती से नीचे का स्तर नहीं चलेगा, 5 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर उपयोगिता के स्तर को, जो लेवल है कि उसका हमारे लिए कितना यूज है, वो संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और कहे कि ये कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। तो जैसे कहा जाए कि एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता, ये 50 इकाई क्या है बच्चों, यूटिल्स। आपको बताया था ना कि जो उपयोगिता मापी जाएगी वो किस में मापी जाएगी, यूटाइल्स में मापी जाएगी। मतलब एक कमीज से मुझे 50 यूटाइल्स, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आएंगे, तो मतलब एक कमीज मिलने से मुझे 50 यूटाइल्स की जो उपयोगिता है उतनी उपयोगिता मुझे मिल रही है, उतना संतुष्टि का स्तर मुझे मिल रहा है। सीधा सा मुद्दा बस यहाँ पर गणनावाचक में यह है कि आप किसी भी चीज को गणना करके, काउंट करके आप बता सकते हो कि हाँ साहब मेरे लिए इतनी उपयोगी है और इतनी नहीं। अब इसमें बात कर लेते हैं कुल उपयोगिता की। अब यहां से भैया मेन टॉपिक शुरू हो जाता है अपना, जिसका नाम है टोटल यूटिलिटी। क्या है, टोटल यूटिलिटी। इसको लिखेंगे टी यू। क्या लिखेंगे, टी और यू, ठीक है। टी मतलब टीचर, यू मतलब यू ठीक है ना, आपका और मेरा आ गया पे, टी फॉर टीचर और यू फॉर यू। चलिए, किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। किसी दिए हुए समय में, हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये बात आप हर जगह देखते हो कि दिए हुए समय में या एक निश्चित समय में, जैसे आप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निकालेंगे तो जीडीपी में दिया होगा कि 1 वर्ष के अंतराल में, हर जगह कुछ समय निश्चित बताया होगा। तो एक किसी दिए हुए समय में आपने एक वस्तु की अलग अलग इकाइयों का उपभोग करा, मतलब आपने एक वस्तु की अलग अलग चीजों को उपभोग करा, इस्तेमाल करा,
उससे जो आपको कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, टोटल जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको क्या कहा जाएगा? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी कहा जाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भैया अब भी इस आधे घंटे में, इस हाफ एन आवर में मैं खाना खाने बैठा, ठीक है, अभी मैं खाना खाने बैठा और आधे घंटे के अंदर अंदर मैं जितनी चपातियां लूंगा वो चपातियां मेरे लिए क्या बन जाएगी? मेरी कुल उपयोगिता बन जाएगी। मैंने 5 चपाती खाई, मैंने 8 खाई, मैंने 10 खाई, ये मेरे लिए क्या बन गई? कुल उपयोगिता बन गई। अब यहाँ पे समय का महत्वपूर्ण रोल क्यों है? जैसे मैंने अब आज खाया और आज मैंने 4 चपाती खाई और मैं कल वापस बैठूंगा फिर बोलूं 5 तो मेरी उपयोगिता 9 गई। नहीं भैया, एक समय के अंदर, क्योंकि कल तक तो आपको वापस भूख लग जाएगी, हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे बाद ही भूख लग जाए। तो एक निश्चित समय के अंदर आपने एक वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग करा है उसको कुल उपयोगिता कहा जाएगा, टोटल यूटिलिटी कहा जाएगा। आपने इस साल के अंदर अंदर कितनी मेहनत करी है वही मेहनत तय करेगी कि आपके बोर्ड के रिजल्ट क्या आएंगे। ऐसे नहीं पूरे जिंदगी में हाँ इस साल कर लेंगे, फिर अगले कर लेंगे, अगले कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या, नहीं। एक साल, यही वर्ष है आपके पास भी, इसी वर्ष में जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स लगाने आप लगाइए जिससे कि आपका 12th का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बेहतरीन हो। रिजल्ट बेहतरीन होगा तो आपका भविष्य बेहतरीन होगा। तो किसी भी वस्तु की अलग अलग इकाइयों को जब हम उपभोग करते हैं और उससे जो मुझे पूरी संतुष्टि मिल जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। अब देखिए, ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। अर्थ का अनर्थ मत कर देना। मैं काफी बार बच्चों को देखता हूं, बच्चे 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन में भी खुद का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं, मन से लिखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी नहीं बच्चों, जहां तक परिभाषाओं का सवाल है, डेफिनेशनों का सवाल है, कोशिश करिए कि आप वो डेफिनेशन बिल्कुल रट लो, उनको तो बिल्कुल पी जाओ, ठीक है। डेफिनेशन में मन से लिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि यार 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के में आप कहां मन लगाने की कोशिश करो। मन से लिखना तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वक्र बनाने वो मन से बनाना, मस्त रहो। तो यहां पर ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन दोनों में से आप कोई सी भी लिख सकते हो। तो मैं यहां पर अथवा लिख देता हूं, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। ये आसान लगे तो ये लिख देना, ये आसान लगे तो ये लिख देना, ठीक है। ये अपनी एनसीईआरटी वाली है, चलिए देख लेते हैं। कुल उपयोगिता टीयू एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है। तो एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा कि जैसे कि मुझे 5 चपाती से संतुष्टि मिल गई, वो मेरी कुल उपयोगिता है। 10 चपाती से संतुष्टि मिल गई, वो मेरी कुल उपयोगिता है। तो इन निश्चित मात्रा से 5, जैसे मैंने कहा 5, तो इस 5 से जो मुझे प्राप्त उपयोगिता है उसका जो योग है, इसका टोटल कितना है? 5। तो वही क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता कहलाएगी, जो किसी वस्तु x की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होगी। तो चाहे कोई भी x वस्तु, जैसे मैंने कह दिया चपाती, तो उससे प्राप्त जो भी मुझे उपयोगिता होगी उसी को मैं क्या कह दूंगा? कुल उपयोगिता का नाम दूंगा। माना एक उपभोक्ता एक केले का उपभोग करता है और उसके उपभोग से 30 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। अब जैसे हमने मान लिया कि एक उपभोक्ता है, वो एक केला खाता है, उसमें शरीर में ताकत की कमजोरी होगी, इसलिए वो एक केला खाया। अब एक केला खाने से उसको 30 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त हो गई तथा उसी समय दूसरे केले का उपभोग करने से उसे 22 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त होती है, जो पहली इकाई के उपभोग से कम है। तो यहां पर जब पहला केला खाया तो उसकी 30 यूटिल्स, मतलब उसको ज्यादा उपयोगिता मिली, उसके लिए वो ज्यादा जरूरी थी। पर जैसे एक केला पेट में गया तो थोड़ा सा पेट में जगह भर गई, अब लगा यार चलो एक और दे दो। अब जब दूसरा केला खाया तो उसको 22 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, ठीक है, क्योंकि पहले जब एक केला चला गया तो पेट में थोड़ी सी जगह बुक हो गई अच्छा लगा। और जब तक कुछ खाया नहीं था, नहीं आज तो मैं भाई 5 केले खा जाऊंगा, 10 खा जाऊंगा, ऐसी की तैसी देख, आज तो उसका थैला खाली कर दूंगा। वहां पे गए, एक केला खाया, थोड़ा सा पेट भर गया, चलो एक और दे दो। मतलब आप जैसे जैसे किसी चीज को बार बार में खाते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, उपभोग करते जाएंगे, तो उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज एक बार जब हम कोई शर्ट या कोई कपड़ा लेकर के आते हैं, नया लेकर के आते हैं, तो हम इतना खुशी से पहनते हैं, ओ इतना मेरे लिए बहुत जरूरी कपड़े, नए कपड़े पहनूंगा, ये करूंगा वो। पर जैसे जैसे बार बार उसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट उसमें से खत्म, वो मुझे यूजफुल ही नहीं लगता। अरे छोड़ना यार, ये वाली शर्ट है, नहीं ये वाली तो नहीं पहनूंगा, 2 साल पुरानी शर्ट है, छोड़। तो जैसे जैसे आप एक वस्तु का उपभोग करते जाओगे, उसकी उपयोगिता उतनी ही कम होती जाएगी। मैं जब खाना खाने बैठ रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं आज तो इतनी चपाती खाऊं, पर एक चपाती खाई तो मेरी अब चपाती के लिए उपयोगिता थोड़ी सी कम हो गई। फिर एक और खाई, थोड़ा सा और अब कम हो गई, फिर और खाई, फिर और कम, क्योंकि मेरा पेट भरता जा रहा है, मैं संतुष्ट होता जा रहा हूं। और एक लेवल आएगा जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, एक बिल्कुल मैं क्या करूंगा, संतुष्टि के साथ
मुझे ये जीवन जीना, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। फिर मुझे और चपाती देगा और बोला नहीं 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 भैया हाथ जोड़ ली, अब नहीं। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। पहला केला खाया जब भूखा था तो भाई पहले केले से 30 यूटाइल्स की एनर्जी मिल गई, उसके बाद जब दूसरा खाया 22 यूटाइल्स की, अब जैसे और तीसरा खाएगा तो और कम की मिलेगी, चौथा खाएगा और कम की मिलेगी, पांचवा खाएगा बिल्कुल बस अब तो भैया संतुष्टि नहीं, मन मार के ही खाया। और उसके बाद आप उसको खिलाओगे तो भैया फिर तो वो उल्टी करके देगा ठीक है ना। अच्छा 2 केलों के उपयोग से कुल उपयोगिता कितनी है? 30 प्लस 22 तो 52 यूटाइल्स। 52 यूटाइल्स क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता हो जाएगी बेटा। अच्छा कुल उपयोगिता की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो अब कुल उपयोगिता के लिए या टोटल यूटिलिटी के लिए अपन लिखते हैं बच्चों फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो बच्चों 2-3 प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला ये है कि आप लिखे TUN, ठीक है। TU क्या है? टोटल यूटिलिटी। N क्या है? नंबर, कि कितने नंबर्स पे आपको मिलेगी, कितनी मात्रा में मिलेगी। अब इसमें आप लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। अब ये U1 U2 U3 क्या है सर जी? U मतलब यूटिलिटी, आपने पहला केला खाया यूटिलिटी मिली, फिर दूसरा खाया उसकी और उपयोगी, तीसरा खाया और कम उपयोगी, फिर ऐसे खाते जाओगे। और ये N क्या है? वो लास्ट नंबर है। जैसा कि मैंने कहा मैंने 5 चपाती खाई तो मेरी 5 क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। ये फॉर्मूला भी है। इसके अलावा जो मेनली जो यूज करा जाता है जो फॉर्मूले, वो 2 फॉर्मूले हैं। इधर आप लिख देंगे TUN प्लस इधर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डॉट 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 प्लस MUN। अब ये जो U है वो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। मतलब आपका हर बढ़ता हुआ एक कदम, एक केला खाया फिर दूसरा केला आया वो सीमांत उपयोग, फिर और आएंगे। तो जैसे जैसे आपका बढ़ते जाओगे आपकी इच्छा जो है वो कम होती जाएगी। और उस सीमांत, अब मैंने एक केला खाया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, 6 केले खा लिए, तो टोटल एक एक करके मैंने 6 केले खा लिए, तो 6 मेरी क्या हो गई? टोटल यूटिलिटी हो गई। अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला आप लिखने की कोशिश करिएगा। इसमें यू का जो प्रयोग करा गया है, बहुत सी बार एक्चुअल में यू को क्या है क्लियर नहीं कर पाता एग्जामिनर कि बच्चा यू से क्या कहना चाहता है। एमयू लिखिएगा। और अगर इसी को मैं लिख लूं और लगा करके लिखूं तो मैं लिखता हूं TUN, टोटल यूटिलिटी का नंबर, उसमें लगा दूंगा समेशन MU, ठीक है। तो MU समेशन ऑफ MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन कर लूंगा, टोटल कर लूंगा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मेरी क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। तो ये इसी का ही क्या है? एक थोड़ा सा समराइज्ड, इसी वाले का एक समराइज्ड फॉर्म है। तो आप दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं, TUN या TUN, ये दोनों में से कोई सा फॉर्मूला रख लीजिएगा। ऊपर वाला भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ऊपर वाला गलत है, परंतु हम NCERT के हिसाब से ज्यादा तो वो जो देते हैं, और NCERT में ये वाले दोनों फॉर्मूले TU के दे रखे हैं, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले लिख दीजिएगा। और ठीक है, तो TU जो है उस TU को आप लोगों को क्या करना है? बिल्कुल क्लियर करना है। ये जो 2 फॉर्मूलाज है ये इंपॉर्टेंट है टोटल यूटिलिटी के लिए। TUN = MU1 MU2 MU3 MU4 MUN तक, और या TUN = समेशन ऑफ MU। बस इनमें से दोनों में से कोई सा भी लिख दीजिएगा। और इसके जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगी। न्यूमेरिकल करते समय, ठीक है, तब भी आपको इन फॉर्मूलाज की याद आएगी। इस तरह वस्तुओं की इकाइयों के लगातार उपभोग से कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती है, ठीक है। अब वस्तुओं की इकाइयों का जब आप लगातार उपभोग करोगे तो एक बिंदु तक तो कुल उपयोगिता क्या है? लगातार बढ़ती जाएगी। हाँ नहीं साहब और खाऊंगा, पर एक समय पर आकर के क्या हो जाएगी? नहीं यार अब नहीं, बस नहीं, अब और चपाती नहीं मम्मी, एक ले ले बेटा, एक ले बस एक। फिर एक के बाद क्या हो जाए? बस मम्मी अब तो बिल्कुल नहीं, आज तो पेट भर गया मम्मी, आज तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद तो दोगे तो बस मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो यही कह रहा है कि एक लेवल तक तो उपभोग में से कुल उपयोगिता क्या लगातार बढ़ती जाएगी। यह भी मैं आपको टेबल के द्वारा और वक्र के द्वारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। प्राय घटती हुई दर से, बस ये शब्द याद रखो अभी, तो घटती हुई दर से, और फिर किसी एक बिंदु पर ये अधिकतम हो जाती है। ये घटती हुई दर से घटेगी, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता को अधिकतम हो जाता है उसी को अधिकतम संतोष का बिंदु या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहा जाता है, या सैटिस्फैक्शन भी लिख सकते हो। यदि उपभोक्ता को अधिकतम संतोष के बिंदु के बाद भी उस वस्तु का उपयोग जारी करने के लिए बाध्य किया जाए तो उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता घटने लगती है, टोटल उपयोगिता घटने लगती है। चलिए, तो अब अपन पहले बनाएंगे टेबल और फिर बनाएंगे वक्र। अब अगर टेबल की तरफ देखें
तो अगर अपन मान लेते हैं ये है भैया केले, क्या खा रहे हैं अपन लोग? केले। केले की मात्रा, किसकी मात्रा? केले की मात्रा। और इधर हम लोग लिख लेंगे कुल उपयोगिता, या जिसको हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। चलिए भैया, अच्छे से बड़े प्यार से इन चीजों को समझते हुए चलिएगा कि कुल उपयोगिता और ठीक है केले की मात्रा, केला क्या है? वो वस्तु है जिसका आप उपभोग करने जा रहे हैं, और कुल उपयोगिता उससे जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अपने पास केला 0 है। जब ये 0 है तो ये भी 0 ही रहेगा। कुछ जब खाया ही नहीं तो उपयोगिता कैसी? उसका इस्तेमाल नहीं है। आज जो बहुत महंगी गाड़ी है वो मेरे पास नहीं है तो मुझे उसकी उपयोगिता नहीं चाहिए नहीं अपन को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक केला खाया, ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि 10 टोटल यूटिलिटी आपको मिली। फिर दूसरा केला खाया, आपको 16 यूटिलिटी आपको मिली। तीसरा केला आपने खाया तब आपको 20 यूटिलिटी मिली। फिर चौथा केला आपने खाया, आपको 22 कुल उपयोगिता मिली। पांचवा केला खाया, पांचवे पर भी 22 रही। और छठा केला खाया बच्चों जब आपकी फिर 20 आ गई। अब यहां से बात को समझिएगा, यहां से बात को समझना बड़ा जरूरी है। देखो 0 पर 0 है, एक केला खाते, देखो आप खुद पे ये चीजें लो कि जैसे जब आप शुरू में हो गए और नहीं यार आज तो ये कर दूंगा, जब पढ़ने के लिए भी नहीं होता, आज तो अरे भाई आज तो मैं इको का पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। पर धीरे धीरे पढ़ने बैठे, अरे यार अब नहीं, थोड़ा सा बस आधे घंटे और पढ़ लेता हूँ तो फिर तो जोर से आने लग जाता है। ऐसे हम जब कोई नई चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, अरे भाई आज तो ऐसा ये वो ये, मैं इतनी चपाती खा लूंगा, आज तो मम्मी वो बना ली 5-6 चपाती खा जाऊंगा। पर एक खाते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है, फिर 2 खाते हैं और कम होता है। यही बात है। 0 पे 0 है। पहले में देखो आप, तो पहले में क्या है 10 से बढ़ोतरी हुई। कितने से बढ़ोतरी हुई है? 10 से बढ़ोतरी हुई, ठीक है। फिर एक और यूनिट बढ़ी, ये यूटाइल्स में चल रहा है, ये फिर 16 से। अब 16 में देखो पहले 0 से यहां पे 10, मतलब 10 टाइम्स बढ़ोतरी हुई है, और उसका बिल्कुल क्या कर देना है, हमें बराबर कर देना है। अब यहां पर आप देखो 0 से 10 के बीच में 10 का है, 10 से 16 के बीच में बढ़ा तो है पर 6 के अंतर से बढ़ा है। तो यहां पर जो मैंने आपको लाइन पढ़ाई थी, कौन सी लाइन पढ़ाई थी गुरुजी? हमने आपको लाइन पढ़ाई थी कि घटती हुई दर से जो रेट होगी वो कैसी होगी? घटी हुई होगी। अभी भी बढ़ रहा है, 0 10 16 20, 20 16 से ज्यादा है, 16 10 से ज्यादा और 10 0 से ज्यादा है, परंतु घटती हुई दर से। पहले इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर ये 16 10 से ज्यादा, पर अब डिफरेंस कम हो गया, 6 का ही हो गया। अब 6 का ही हो गया। अभी 20 16 से ज्यादा, पर अब डिफरेंस कितने का हो गया? 4 का हो गया। मतलब बढ़ तो रहा है पर दर घटती जा रही है, जो रेट है ना वो रेट घटती जा रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज जैसे एक जो जवान है ना, जो मतलब युवा होता है, मान लीजिए वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, 1 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है। ओल्ड एज का व्यक्ति है वो भी दौड़ सकता है, परंतु वो धीरे 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 दौड़ेगा। वो भी हो सकता है कि 10 किलोमीटर दौड़ जाए, परंतु वो धीरे 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 थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। उसी प्रकार से यहां पर ये बढ़ तो रहा है पर इसकी जो रेट है वो घटती जा रही है। फिर 22 20 से ज्यादा है, परंतु अब देखो सिर्फ 2 का ही अंतर है। तो ये धीरे धीरे क्या आता जा रहा है? डाउन आता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हम बिल्कुल फुल हो जाएंगे, बस मम्मी अब नहीं खाना, या जहां पर हमें अधिकतम संतोष मिल जाएगा, जहां पर 0 आ जाएगा ये वाला कि भैया देखो अब यहां भी 22 यहां भी 22, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, बस अब संतोष मिल गया। इसी वाले पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन। इसी को कहा जाता है अधिकतम संतोष का बिंदु। और इसके बाद अब देखो, अगर उसके बाद भी आप बाध्य करोगे तो कुल उपयोगिता गिरती जाएगी। 22 से 20 हो गई, मतलब -2 हो गई, मतलब अब उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, उसके लिए बिल्कुल भी वो चीज उपयोगी नहीं है, वो चीज उसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो जब 0 है केले की मात्रा तो कुल उपयोगिता भी 0 रहेगी। जब 1 है तो 10, 2 है तो 16, 3 है तो 20, 4 है तो 22, 5 है तो 22 और 6 है तो 20, ठीक है। अब यहाँ पे लगातार यहाँ तक बढ़ता ही जा रहा है, परंतु घटती हुई दर से। पहले 10 का अंतर था, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 0 का अंतर। और जहां ये 0 वाला अंतर आ जाता है उसी को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन कहते हैं, अधिकतम संतोष का बिंदु। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा संतोष या सेटिस्फैक्शन व्यक्ति को हो चुका है। अब इसका मैं आपको वक्र बनवा देता हूं। क्या बनवा देता हूं? वक्र बनवा देता हूं। चलो तो भैया वक्र बाबा, ये वक्र खींच दो। वक्र के लिए हमेशा हमें 2 अक्षों की आवश्यकता होती है।
एक जो हमारा अक्ष होगा वो होगा y अक्ष, या जिसको मेरे प्यारे विद्यार्थी y एक्सिस कहते हैं, और ये होगा हमारा x अक्ष, या जिसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 का 0 पॉइंट, जो कि सबको बैलेंस कर करके चलता है। अब देखो, अब इधर तो अपन ले लेते हैं भैया केले की मात्रा। किसकी मात्रा? केले की मात्रा। किसकी मात्रा? केले की मात्रा। और इधर अपन लोग ले लेते हैं कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी। वक्र को बड़े अच्छी तरीके से समझते हुए बनाते हुए चलना है। TU, हमेशा ब्रैकेट में TU लिखना जरूरी है। अब देखो केले की मात्रा में कितना था? 0 के बाद 1 2 3 4 5 और 6 था। 6 से तो आगे नहीं था ना। उसके बाद इधर था तो वो बहुत 22 तक जा रहा था, तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 का अंतर ले लेते हैं। तो 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 और लास्ट अपना 22 था, तो 22 तक ले जाकर। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, एक अक्ष पर हमेशा डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर यहाँ 3 लिख दिया, फिर यहाँ 5 लिख दिया, 2 का अंतराल बढ़ा दिया, फिर 8 10 कर दिया। अंतराल सेम होना चाहिए। 1 के बाद 2 है, 1 का अंतर चल रहा है। यहाँ पर 2 का अंतर चल रहा है, 0 के बाद 2। अब आप यहाँ से 1 से शुरू करो और फिर 3 5 7, वो गलत हो जाएगा। हमेशा अंतराल सेम होना चाहिए। 2, फिर 4 के बीच में 2 का, 4 6 के बीच में 2 का, 6 8 के बीच में 2 का, 8 2 के 10 के बीच में 2 का, इस प्रकार से। अब अपन लोग पहला बिंदु क्या है? अपना पहला बिंदु है 0 0, ठीक है। तो अपना जो पहला बिंदु है वो क्या है? 0 0। तो पहला पॉइंट तो अपना केले की मात्रा भी 0 और वो वाला पॉइंट भी 0। उसके बाद अपना है केले की मात्रा 1 हो गई और वो अपना हो गया 10। केले की मात्रा 1 है और यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी है वो हो गई 10। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, दूसरे पे ये 2 है तो वो हो गया 16 16, ओके। ये कितना हो गया? 16। फिर मैं 3 पे बढ़ता हूं तो वो हो जाता है मेरा कितना बच्चों? 20। 4 पे कितना है? 22। तो ये 4 पर भी 22, 5 पर भी 22 और 6 पर फिर वापस कहां पर आ जाएगा? 20 पर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये पॉइंटों को अपन मार्क कर देते हैं। ये 0 0 वाला, ठीक है। फिर इसके बाद 1 और 10 वाला हमेशा पहले x एक्सिस का लिखा जाता है, फिर y एक्सिस का लिखा जाता है। उसके बाद 2 और 16 वाला, उसके बाद 3 और 20 वाला, फिर 4 22 वाला, और फिर 5 और 22 वाला, और फिर 6 और 20 वाला, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये वाला कलर ले लेते हैं अपन। अब आप इसको मार्क करना शुरू करें। यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से शुरू हुए, ये यूँ जाएगा, ये जाएगा, सीधा जाने देना। ये गया, ये दोनों एक लेवल पर आ गए और ये नीचे गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में ये आती है कि भैया पहले तो क्या है, जो कुल उपयोगिता वो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ तक तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। 1 से सीधा 10 पे गई, परंतु यहाँ से भी वो बढ़ रही है पर घटती उधर से। धीरे धीरे इसका क्या है, यूं हो गई ना, यूं होती जा रही है। और ये वाला जो पॉइंट है, 5वें नंबर पे जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? 0 हो गया था। यहाँ पे 0 हो गया था ना, मैंने आपको टेबल बनवाई ना, टेबल में देखते चलना। यहाँ पे 0 हो गया 5वें नंबर पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, आप इन पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हो। जैसे मान लो आपने इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया, इसको E दे दिया, इसको F और इसको G। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो अधिकतम संतोष का बिंदु है वो कौन सा है? F जो बिंदु है ना बच्चों, कौन सा बिंदु? F जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिकतम संतोष का बिंदु कहेंगे। अधिकतम संतोष का बिंदु, ओके। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कहा जाएगा। इस प्रकार से यह वक्र बनता है, कुल उपयोगिता का वक्र बनता है। इसी प्रकार से सीमांत उपयोगिता का भी वक्र बनाएंगे, फिर दोनों का कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का साथ में बनाएंगे, जिससे कि दोनों का संबंध बिठाना है, दोनों का रिलेशनशिप हम लोगों को जांचना है। ये कुल उपयोगिता का टॉपिक था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं डिफिकल्ट होगा, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें बेटा आपको कल्पना करके चलनी पड़ेगी कि 1 केले से 10 यूटाइल्स क्यों, ठीक है, 1 केले से 2 केले से 16 क्यों। इस प्रकार से आपको मान्यता है, कुछ मान करके चलना पड़ेगा। हमने ये माना है ना कि गणनावाचक थोड़ा सा ठीक नहीं है,
कर्मवाचक ज्यादा बेहतर है। तो कर्मवाचक आपको और भी आसान तरीके से समझ में आएगा गणनावाचक की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे यूटाइल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक केला खाने से 10 यूटाइल्स कैसे मिल गई, 10 की उपयोगिता कैसे मिल गई। ये थोड़ी सी मान्यताओं के ऊपर है, ठीक है। और आगे आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो और भी आपको डीप में चीजें समझाई जाती हैं। ओके, अभी के लिए अपना इतना ही है और बाकी कर्मवाचक आपके लिए और भी आसान होगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक, सभी बच्चों तक इसको शेयर भी करिए। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लर्न इनिशिएट आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पता रहे कि क्या शेड्यूल है क्लासेस का, कितनी बजे कौन सी क्लास आती है, 11th की कौन सी चल रही है, 12th की कौन सी चल रही है, कौन सा स्पेशल वीडियो कब आएगा, कब नया चैप्टर शुरू होगा, सारी बातें आपको वहाँ पे पता चलेगी। तो उसको जरूर ज्वाइन करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।